हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम में कितने तरह का नंबर होते हैं बेसिकली आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको अगर कोई पूछ दे कि सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, वो तो ठीक है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो इन सारे चीज़ों को अभी हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या किसके कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो इन सारे चीज़ों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, साथ में साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। ठीक है, नंबर सिस्टम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है, सिस्टम को ही हिंदी में पद्धति बोला जाता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम मतलब जितने भी नंबर हैं इस पूरे दुनिया में, पूरे इस गणित के दुनिया में, तो उन सारे को एक सिस्टम में रखा गया, उसी को नंबर सिस्टम बोला गया है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता है बेसिकली, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम से कोई देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग को जब 10th क्लास से ऊपर 11th में, 12th में या उसके आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी अगर 10th के नीचे आप हैं तो 10th के नीचे तक के बच्चों को ज़्यादातर वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में अभी हम एक एक करके बहुत अच्छे से डिवाइड करें। जैसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत में जितने भी नंबर हम लोग अभी बेसिकली पढ़ते हैं सारा आता है इसी के अंतर्गत में। ठीक है, और काल्पनिक नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जैसे ए, मान लो यहाँ ऐसे लिखे 5 + i। ठीक है, इस तरीके का जो नंबर आता है उसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या, मतलब जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे नंबर को काल्पनिक नंबर कहा जाता है। वास्तविक नंबर जो वास्तविक में, जैसे इधर लिख दिए 1 2 3 4, इस तरीके का जो नंबर होता है उसको हम लोग वास्तविक नंबर कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके का नंबर कहीं लिखल देखें, अब हम कहीं दुकान गए, बोलेंगे 2 टॉफ़ी दो, लेकिन अभी उसको तो ये नहीं बोल सकते 2 + i टॉफ़ी दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का जो नंबर होता है उसको हम लोग काल्पनिक नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं, फिर आगे हम लोग वास्तविक नंबर को 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक नंबर को 2 पार्ट में बांटेंगे और वो कौन कौन सा होगा उसके बारे में समझते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटते हैं, और ये 2 पार्ट कौन कौन होगा? एक होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, और जो अपरिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को एक परिमेय संख्या में बांटेंगे और दूसरा बांटेंगे अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के रूप में बांटेंगे, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, दोनों के बारे में अभी समझने वाले हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में बदल करके लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक कंडीशन होता है कि q = not 0 होना चाहिए। मतलब नीचे जो हर होगा, ऊपर वाले को जानते हैं हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है,
तो अंश और हर में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसे नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिख दें, यहाँ 2 भी लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, -3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 बटा अगर 5 लिख दिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अगर अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो जैसे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्रेजेंट को शो करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √4 क्यों नहीं लिखें? क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता है। ठीक है, √4 का अगर हम लिखना चले तो √4 का बराबर होगा 2, क्योंकि √4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अगर आप लोग को वर्गमूल निकालने नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप इस सीरीज के साथ जुड़े हुए रहें, आपको वो भी निकालना सिखाया जाएगा। और वो भी एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, आसान से आसान तरीका और जो किताबों में पढ़ना रहता है वो भी तरीका आप लोग को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, आप लोग को सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ नहीं आता वो भी सिखा देंगे, एलसीएम निकालना नहीं आता वो भी सिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ से लेकर के सारा कुछ आप लोग को इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग इससे डेली जो वीडियो आएगा उसको देखते रहें। ठीक है, तो √5 हो गया, √7 हो गया, √9 क्यों नहीं लिखेंगे? √8 क्यों नहीं लिखेंगे? √8 को हम लिख सकते हैं क्योंकि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, आधा निकलेगा, आधा के बाद नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो √9 को भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? √9 का हम लोग को वर्गमूल निकल जाता है। √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या को आप लोग समझ गए। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें एक कंडीशन होता है कि q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं, बट्टा में भी डाल के लिख सकते हैं, 3/5, 7/9 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस खाली रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होगा? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या इतना ही था। अपरिमेय संख्या के बारे में बस इतना ही जानना है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या को हम लोग और भी बहुत सारे पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और समझते हैं परिमेय संख्या। अब हम लोग पहले वास्तविक संख्या लिखे थे। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटे, एक परिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या। मतलब पहले संख्या को लिखे, संख्या को 2 पार्ट में बांटे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वहीं छूट गया, वास्तविक संख्या को लेके आगे बढ़े। वास्तविक संख्या क्या था? वो भी 2 प्रकार का है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या समझाएं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को समझाएं जिसको जो एक ऐसा वर्गमूल के अंदर में, रूट के अंदर में कोई ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये वहीं छूट गया, फिर परिमेय संख्या को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या को बहुत सारे पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग और भी पार्ट में जैसे बांटेंगे तो क्या क्या होगा देखते हैं जरा सा। परिमेय संख्या के बांटेंगे तो अब पहला आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या लिखा हुआ, इसको हम लोग कहीं कहीं लिखल देखेगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये क्या होता है? ये होता है क्या कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, बहुत दूर तक, जितना दूर हम सोच सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जितना भी सोच सकते हैं वहाँ तक जाएगा। तो इन सारी संख्याओं के एक समूह का नाम है जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डॉट डॉट करते करते 1000, 12, 1500, 2000, 5000, जितना सोच सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पूरा मतलब जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है कि प्राकृत संख्या जितना भी है उसमें हम एक संख्या और ऐड करेंगे, 0।
मतलब ये पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, तो इन सारी संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब 0 1 2 ये कॉमा है, ठीक है, 3 4 5 6 इस तरीके से पूरे अनंत तक। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जितना भी प्राकृत संख्या आया सब का सब पूर्ण संख्या के अंदर में चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर लिखना चाहें तो तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव वाली संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि सब संख्याओं का समूह जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ इस तरीके से करते हैं, बीच में आता है 0, इधर 1 2 पॉजिटिव संख्या रहता है 4, ये अनंत तक इधर गया। अब इधर माइनस में हम लोग बढ़ते हैं, -1 -2 -3 -4 और ये माइनस में अनंत तक चला गया। ठीक है, मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस का अनंत तक की संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो इंटीजर होता है वो दो तरह का हो गया। अगर थोड़ा सा अगर इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है ना। पूर्णांक जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें पॉजिटिव एक हो गया और एक नेगेटिव, और एक जीरो भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो अलग से, जीरो जो है वह तो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो भी प्लस में आया 1 2 3 4 इस तरीके से जो अनंत गया, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से जो अनंत गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद इंटीजर को ही दो पार्ट में और बांटा गया है। ठीक है, एक जीरो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, एक अकेला जीरो होता है। ठीक है, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि इंटीजर को हम लोग और दो पार्ट में बांट सकते हैं। इंटीजर को हम लोग दो पार्ट में और बांट सकते हैं। किस आधार, इसका आधार अलग होगा। ठीक है, इसको हम लोग सम और विषम में भी बांट सकते हैं। ठीक है, सम संख्या, ठीक है, और एक होता है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या के भी रूप में भी बांट सकते हैं। ठीक है, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के रूप में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या उस किसको बोलते हैं कि जिसके इकाई के अंत में 0 2 4 6 8 इस तरीके का संख्या रहे उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर दूसरा इसका कहना है कि इसको या तो इसको हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जैसे 4 है था, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो इसको 2k के फॉर्म में अगर जिसको हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर दूसरे भाषा में और भी बोलेंगे तो जो संख्या 2 से पूरी तरह के भागा चल जाएगा उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, कितना तरीका बताएं सम संख्या पहचानने का? जिसके अंत में इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो भी वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, या तो जिसको हम लोग 2k के फॉर्म में तोड़ करके लिख सकते हैं, गुणा करके लिख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। या तो फिर जो संख्या 2 से पूरी तरीके से भागा चला जाएगा उसको भी हम लोग सम संख्या बोलेंगे। मतलब तीनों में कोई भी कंडीशन बोल देते हैं तो आपका क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या होता है कि जो संख्या 2k + 1 प्लस माइनस या 1 के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। या तो फिर इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9 इकाई के स्थान पे अगर ये संख्या रह गया तो ये कहलाता है विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद अगर या तो फिर इसको हम लोग 2k + या -1 के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। या तो फिर जो संख्या 2 से पूरी तरीके से भागा नहीं जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये हुआ सम और विषम का खेल यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो क्या होगा
बात करते हैं अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेचुरल नंबर को हम लोग दो पार्ट में अगली बांटेंगे आगे। ठीक है, आगे हम लोग नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा था? एक से शुरू हो रहा था। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में और बांटते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड क्या होता है सारा बताया जाएगा। ठीक है, अभी बस याद रखें, जो मतलब जिससे वो भागा जाता है उसको गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, तो वैसी संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग पेन पेपर रख करके कॉपी में नोट करते जाइएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन के रूप में इसको कैसे बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसका जो मतलब एक से और स्वयं से भागा जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 एगो एक से भागा जाएगा, एक और एक 2 से भागा जाएगा, बाकी किसी भी संख्या से ये भागा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन है? तो उसका आंसर होगा 3। 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे 2 था वो 1 से भागा गया और 2 से भागा गया, केवल 2 ही इसका गुणनखंड हुआ, तो इस तरीके से 2 एक अभाज्य संख्या हुआ। जैसे 3 की बात करें, 3 क्या है? 1 से भागा जाएगा और 3 से भागा जाएगा, बाकी किसी से भी ये भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन 4 को अगर हम ले लेते हैं तो देखिए आप लोग, 1 से तो भागा जाएगा, 4 से भी भागा जाएगा, लेकिन बीच में हम लोग 2 से भी भागा इसको दे सकते हैं, इसलिए 4 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाज्य संख्या की बात करें, जैसे 4 था यहाँ, जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी और से भागा जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। 2 डिफिनेशन आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावे भी किसी और से भागा जाए उसको भाज्य संख्या कहेंगे, पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं। 6 क्या हुआ? 1 से गया, 6 से भी भागा जाएगा ही जाएगा, अब बीच में 2 से भी भागा जाएगा, ये 3 से भी भागा जाएगा, तो ये अब भाज्य संख्या नहीं हुआ, ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 1 की अगर बात करेंगे, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ये दोनों में से किसी कैटेगरी में भी नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे बात करते अभाज्य संख्या के बाद, और मतलब प्रकार एक तरह से समझ ले। ठीक है, अभाज्य संख्या कितने प्रकार का होगा तो उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक होता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसके पहले लिख देते हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? पूछता है बार बार क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या कौन है? तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? विषम अभाज्य
संख्या कौन है? तो इसका आंसर होगा 3। अब यहाँ पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। ठीक है। और 1 के बारे में अगर लिखेंगे, 1 न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ठीक है, इतना बात आपको यहां से याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे। आगे आता है, बात करते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर आखिर होता क्या है? तो यहाँ पे दो संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF 1 होगा उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है, दोनों में से एक अभाज्य संख्या हो सकता है, एक भाज्य संख्या हो सकता है यहाँ दोनों का दोनों भाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, तो उन दोनों का बीच का जो HCF होना चाहिए ना, वो केवल और केवल 1 होना चाहिए, तभी वो कहलाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं 7 और एक ले लेते हैं 11। ठीक है, 7 और 11 लिए तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 1 और 7, और अगर 9 11 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 11। तो इसका HCF अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो HCF किसको बोलते हैं? जो दोनों में मिलता है, तो इसका HCF 1 आया। तो इस तरीके से 7 और 11 आपस में कैसे हैं? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं एक ले लेते हैं 9 और एक ले लेते हैं 11। 9 हमारा कैसा संख्या है? भाज्य संख्या। 11 कैसा है? अभाज्य संख्या। लेकिन ये दोनों आपस में कैसा है? सह अभाज्य संख्या है। कैसे? जरा समझते हैं। 9 का हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तो कौन कौन से संख्या, मतलब 9 किससे किससे भागा जाएगा? 1 से, 3 से और 9 से। 11 किससे किससे भागा जाएगा? 1 से और 11 से। लेकिन इसका HCF हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में मैच कौन कर रहा है? केवल और केवल 1 मैच कर रहे हैं। इसलिए 9 और 11 आपस में कैसा है? सह अभाज्य संख्या है। और एग्जाम्पल लेना चाहिए क्या? एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 9। देखिए दोनों का दोनों इसमें क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों आपस में कैसा रिलेशन है? सह अभाज्य का रिलेशन है। जैसे 8 का अगर हम लोग गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 और 8। ठीक है, लेकिन 9 का लिखेंगे तो 1 3 और 9। लेकिन दोनों में मैच कौन कर रहा है? केवल और केवल 1। इसलिए इसका HCF कितना होगा? HCF होगा 1। इस कारण से क्या होगा? ये दोनों आपस में कैसा है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का 3 कंडीशन आपको बताया गया। पहला केस में दोनों का दोनों अभाज्य संख्या था, दूसरा केस में एक अभाज्य और एक भाज्य, और तीसरा केस में दोनों का दोनों भाज्य था, लेकिन फिर भी तीनों आपस में कैसे थे? सह अभाज्य संख्या थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग ट्विन प्राइम का, जुड़वा अभाज्य संख्या का। ठीक है, जुड़वा अभाज्य जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों का दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन उनके बीच का जो अंतर होगा वो केवल और केवल 2 का होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, मतलब ट्विन प्राइम उसको ही बोलते हैं जिसके बीच का अंतर, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए लेकिन बीच का अंतर केवल और केवल 2 का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक संख्या हो गया 3 और 5। देखिए यहाँ 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच का अंतर भी कितना है? केवल और केवल 2 का। फिर अगला भाग ट्विन प्राइम लिखेंगे तो 5 और 7। फिर अगला ट्विन प्राइम लिखेंगे तो 11 और 13।
ठीक है। इसी तरीके से अगला ट्विन प्राइम लिखेंगे तो 17 और 19 का आएगा, ठीक है। फिर अगला प्राइम ट्विन प्राइम लिखेंगे तो 29 और 31 का आएगा। इसी तरीके से आप लोगों को अगर 100 तक के बीच का और कौन कौन ट्विन प्राइम नंबर है, अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं कि ये और ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है। अभी और भी है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके इतना बताया हूँ, ठीक है। बाकी और भी 100 के अंदर में और भी ट्विन प्राइम नंबर अभी हैं, यहाँ पे कुछ छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है, कि पूरे नंबर सिस्टम के बारे में समझ गए, ठीक है। और उसमें कितने तरीके का नंबर था, सारे को समझ गए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप लोग को अगर दिमाग में आ रहा है तो समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम आपको दिखाते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं फिर से एक बार, मतलब शॉर्ट में। पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझाएं। नंबर सिस्टम क्या था, उसको दो पार्ट में बांटे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में, ठीक है। काल्पनिक संख्या जिसको कि एग्जिस्ट नहीं करता है उसी संख्या को बोलते हैं, और वास्तविक संख्या जो हम लोग को देखते हैं उसको बोलते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा था वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्या समझ गए थे यहाँ पे, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे आप लोग को, उसमें प्राकृत संख्या बताएं, पूर्ण संख्या बताएं, पूर्णांक बताएं, ठीक है। इनके बारे में आप लोग समझ चुके हैं, भली बात थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग को बताया गया इंटीजर के बारे में। इंटीजर 3 तरह से बांटा गया, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। इंटीजर को फिर अगले टाइप में बांटे, सम संख्या और विषम संख्या के रूप में, ठीक है। सम संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 था उसको सम संख्या बोलेंगे, और जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहा तो उसको विषम संख्या बोला गया, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर को हम लोग और दो पार्ट में बांटे, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अभाज्य संख्या उसको कहा गया जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है, या तो फिर जो एक और स्वयं से ही भागा जाता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, और जो मतलब एक से और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भागा जाता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है तो 3 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो 4 है। उसके बाद एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताइएगा सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका दोनों के बीच का HCF 1 होता है, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे, एक ये और एक ये, ठीक है। एक 7 और 11 के बीच का देखे जिसमें दोनों का दोनों प्राइम नंबर था, यानी कि अभाज्य संख्या था, उसके बीच में दिखाने का कोशिश की कि कैसे ये सहअभाज्य संख्या है। फिर एक भाज्य और एक अभाज्य लिखिए, फिर उसके बाद में दोनों का दोनों अभाज्य मतलब भाज्य संख्या लिए, और उसके बीच में बताएं कि ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद आप लोग को बताया गया ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर उसे ऐसे संख्याओं को कहते हैं जिसके बीच का अंतर 2 का हो और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप लोग को आज की वीडियो में इतना सीखने को मिला। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।